Hello students, welcome to Yachina Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, we are doing chapter number 4, that is Animal Kingdom, and in this chapter we have done 2 classes, and in previous class we discussed about the basis of classification, that animal kingdom is divided into total 11 phylum and on which basis we divided these 11 phylums. इनके बारे में हमने बात की थी कि basis of classification क्या है. आज से हम वन बाय वन सभी फाइलम को डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट फाइलम, मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम है पोरीफेरा. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फाइलम पोरीफेरा. ओके, सो पोरीफेरा, एज नेम इज टेलिंग, पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग एनिमल्स. दीज आर पोर बियरिंग animals. Those animals which have pores on their body are known as porifera. Okay, commonly they are also known as sponges. इनको हम sponge या sponges भी बोलते हैं. या you are correct, जो तुम sponge सोच रहे हो उसी sponge के बारे में मैं बात कर रही हूँ. These are also known as sponges. ठीक है, तो पहले हम इन कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं कि सिलोम कैसी है पोरीफेरा में, सेल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी प्लान कैसा है, इन चीज़ों के बारे में पहले बात कर चुके हैं. बट हम एक अलग तरीके से बात करने वाले हैं आज की पोरीफेरा की सभी कैरेक्टरिस्टिक को वन बाय वन पढ़ेंगे. हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा है, उसमें पोरीफेरा के एग्जाम्पल को पढ़ा है. क्लियर? सो पोरीफेरा के इफ वी टॉक अबाउट हैबिटेट, यू ऑल नो व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमने पढ़ा है. हालांकि ये चैप्टर 12th में है, 11th में नहीं है ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन. But those students who are preparing for NEET, they are doing both classes at 11th and 12th. उन्होंने evolution में पढ़ा है origin of life. जब भी अर्थ पे लाइफ आई है तो सबसे पहले लाइफ वाटर में आई है. तो इसका मतलब जो सबसे प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनका एक्वेटिक बोलेंगे उनको, या वो वाटर में रहते हैं, उनका हैबिटेट एक्वेटिक है. सो हैबिटेट इज एक्वेटिक. दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं. एक्वेटिक में भी दे कैन बी फ्रेश वाटर और कैन बी मरीन. दे कैन बी मरीन बट दे ऑल्सो कैन बी इन फ्रेश वाटर. मोस्टली आर मरीन. ज़्यादातर पोरीफेरा एनिमल्स मरीन होते हैं. अ फ्यू या जस्ट फ्यू, कुछ एक होते हैं फ्रेश वाटर, जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, स्पंजिला. स्पंजिला इज एन एनिमल ऑफ फाइलम Porifera that live in aquatic environment in fresh water. Clear? Next thing is about symmetry. They are asymmetrical. इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, ये बात हम कर चुके हैं. सिमेट्री मीन्स ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एनिमल. तो इनकी कोई भी सिमेट्री, हम किसी भी तरह इनको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते. सो दे आर एसिमेट्रिकल. नेक्स्ट थिंग इज बॉडी प्लान. Their body plan is cell aggregated body plan. Cell aggregated body plan. What do you mean by cell aggregated body plan? We know all animals are multicellular. So obviously porifera are also multicellular. But these cells are not aggregated into group that doesn't make tissue. तो ऐसे body plan को बोलते हैं cell aggregated plan, body plan in which cell does not make tissue or organ. Okay. नेक्स्ट इज जर्म लेयर्स. दीज हैव नो जर्म लेयर. इनके पास जर्म लेयर्स है ही नहीं. जर्म लेयर्स क्या थी? दैट व्हेन इन एनी एनिमल व्हेन एम्ब्रियो डेवलप, जब जाइगोट बनता है उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो के जो हम किसी भी बेबी के हाथ पैर आने से पहले, बॉडी पूरी बनने से पहले 2 या 3 जर्म लेयर्स आते हैं. उन जर्म लेयर से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं बेबी के. ठीक है, तो किसी एनिमल में तो वो 2 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसलिए उन एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. सम एनिमल्स हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, सो दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. बट पोरीफेरा फाइलम हैव दोज एनिमल्स विच हैव नो जर्म लेयर. कोई जर्म लेयर नहीं होती है इनके अंदर. सिलोम, दीज आर असिलोमेट. These are asilomate. What do you mean by asilomate? No silom. इनके पास सिलोम नहीं है. Now what is silom? I told you one thing कि देखो जैसे ये कोई एनिमल है और इस एनिमल की ये क्या है? बॉडी वॉल है. इसको हम क्या बोलते हैं? Suppose this is body wall and this is its alimentary canal. ये क्या है? Alimentary canal. Digestive system है, simply you can say it is digestive system.
बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज सीलोम, दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज सीलोम. So those animal who are having coelom, they are known as true coelomate, eucoelomate, and those who are not having, they are known as acoelomate. I hope it is clear. Next thing, one more thing is there, level of organization. Level of organization. They don't have tissue, they don't have organ, they don't have organ system, so they have a cell level of organization, cellular level of organization. इनके पास जस्ट सेल्स है और उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो टिश्यू नहीं बना रही है, तो इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हुई पोरीफेरा के बारे में. अब हम बॉडी प्लान को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोरीफेरा के अंदर, वाटर कैनाल सिस्टम. इन नीट एग्जाम इन दो चीजों पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो वाटर कैनाल सिस्टम और दूसरा वो मैं बताऊंगी कौन सा है, कोएनोसाइट्स है. चलो बताते. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर. डन. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉडी प्लान इन केस ऑफ फाइलम पोरीफेरा, कि इनकी बॉडी किस तरह की बनी होती है, क्या क्या ऑर्गन्स हैं इनके पास. ऑर्गन्स तो है ही नहीं, सेल्स हैं जस्ट. सी मैं एक पोरीफेरा बनाती हूँ यहाँ पर, ठीक है. ठीक है, ये वाटर में है, इट इज इन वाटर, it is having these pores. These pores are known as ostia. This upper opening is known as osculum. And do you know one thing was left in basic things? These are sessile. ये कैसे होते हैं? Sessile. Sessile means not moving. This doesn't move. ये move नहीं करते हैं, fix होते हैं. ये substratum के साथ fix है. ठीक है. This is osculum. These are some pores जिसके through water अंदर जाता है और बाहर आता है. ये ओस्टिया बोलते हैं इन पोर्स को. दैट्स वाई दे आर नोन एज पोर बियरिंग एनिमल्स, बिकॉज दीज आर हैविंग पोर्स विच आर नोन एज ओस्टिया. अब हम इसको कट कर लेते हैं. कट करके कैसा स्ट्रक्चर बनता है, सी. इट विल बी लाइक दिस. ओके. एंड यहां पर इस तरह के पोर्स थे. दीज आर ओस्टिया. ठीक है. यहाँ पे ये वाटर आता है, मीन्स इन ओस्टिया के थ्रू वाटर गो इन, H2O इन, वाटर अंदर जाता है. ठीक है. वाटर कहाँ जाता है? दिस इज नोन एज स्पंजोसील. इट इज नोन एज स्पंजोसील एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज ऑस्कुलम. व्हेनेवर वाटर गो इनसाइड इट कैरीज सम फूड पार्टिकल्स ऑल्सो. तो इसी से इसको फूड मिल जाता है, यहाँ पर स्पंजोसील में सर्कुलेट करता है एंड देन इट गो आउट विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम. क्लियर? नाउ मोर डिटेल. अब और थोड़ी डिटेल में इसका स्ट्रक्चर को करते हैं. ये जो लेयर है, आउटर बॉडी वॉल है, ये टोटल 2 लेयर में डिवाइडेड है. अब हम उनकी बात करेंगे कि किस तरह की लेयर में ये डिवाइडेड है. This is outermost layer which I am drawing now. See, these are some cells which are making outer layer. See, this is outermost layer. This outermost layer is known as pinacoderm. It is known as pinacoderm. Means जो ये body wall है ना, this पोरीफेरा इज हैविंग दिस बॉडी वॉल. ये बॉडी वॉल टोटल 2 लेयर में डिवाइडेड है, जिसमें आउटर लेयर का नाम है पिनेकोडम. वी कैन राइट हियर दिस इज आउटर लेयर. ठीक है. जो इसकी सेल्स होंगी उनको पिनेकोसाइट्स बोलेंगे. दीज आर नोन एज पिनेकोसाइट्स. दीज आर पोर्स. जो ये पोर्स मैंने यहाँ बनाए हैं, ये पोर्स हैं एंड दीज आर नोन एज पोरोसाइट्स. ये पोर बियरिंग सेल्स हैं, सो दीज आर नोन एज पोरोसाइट्स. ठीक है. देन एक लेयर और प्रेजेंट होती है, दिस लेयर इज देयर. दिस लेयर इज नोन एज मीजोहाइल.
It is known as mesohyl. It is non-cellular gel-like layer. Non-cellular gel-like layer. इसमें कोई सेल नहीं होती है, ये लेयर में भी काउंट नहीं होती है। जैसे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हम बात करते हैं एक्टोडर्म आउटर, एंडोडर्म इनर, और मीजोग्लिया होती है विच इज नॉन सेलुलर जेल लाइक लेयर, उसको हम काउंट नहीं करते हैं कि ये थर्ड जेल लेयर है। ऐसे ही इसमें एक तो ये आउटर है, एक मैं इनर अभी बनाऊंगी, और ये जो मिडल है ये लेयर में काउंट नहीं होती, इट इज जस्ट नोन एज मीजोहाइल, इट इज नॉन सेलुलर जेल लाइक, नॉन सेलुलर जेल लाइक लेयर। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सी इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, कोई किसी शेप की है, कोई किसी शेप की है, और ये सेल अभी तो मैंने बोला नॉन सेलुलर है ना, मैंने बोला कि ये नॉन सेलुलर है, कोई सेल नहीं है इसमें। तो ये सेल कहाँ से आ गई, दीज सेल्स आर कमिंग फ्रॉम अदर लेयर, साइड वाले किसी लेयर से सेल आ जाते हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज आर्कियोसाइट्स, नॉट आर्कियोसाइट, इसको पहले लिखो अमीबॉइड सेल, अमीबॉइड सेल्स, इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं हम आर्कियोसाइट्स, archaeocytes. These archaeocytes are totipotent cell, totipotent cell. बताती हूँ मैं एक बार और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। इसी लेयर के अंदर, मीजोहाइल के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, these green color structure which I am drawing now, and these structures are known as spicules. These are known as spicules. ठीक है, अब कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, धागे जैसे स्ट्रक्चर, these are fibers present inside this mesohyl, है ना। these thread like structure are known as these just a minute, ये अमीबॉइड सेल कहाँ बना दी मैंने, दिस इज अमीबॉइड सेल, है ना, इस तरह की अलग अलग स्ट्रक्चर की अमीबॉइड सेल थी। तो यहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऐसे, these thread like structure are known as spongin fiber, स्पंजिन फाइबर्स। सी दोबारा बताती हूँ मैं सारी चीज़ें। फिर एक इनर मोस्ट लेयर आती है, इन इनर मोस्ट लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हाट, स्पेशल सेल्स, दीज आर नोन एज कोएनोसाइट्स, दीज आर नोन एज कोएनोसाइट्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम, दीज आर नोन एज कोएनोसाइट्स। सी सारी चीजें एक बार फिर से ध्यान से देखो। दिस इज डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोरीफेरा। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पिनेकोडर्म, इट इज हैविंग सेल्स विच आर नोन एज पिनेकोसाइट्स। क्लियर, इन्हीं के बीच में पोर्स प्रेजेंट है, जो ऑस्टिया जिनको बोलते हैं उनकी सेल्स को बोलते हैं पोरोसाइट्स। आउटर मोस्ट लेयर क्लियर है। उसके बाद एक मिडल सी लेयर आती है, जो लेयर नहीं है एक्चुअली, इट इज नॉन सेलुलर जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट, एंड दिस इज हैविंग मेनी थिंग्स, इसके पास बहुत चीजें हैं। क्या क्या, फर्स्ट थिंग, इट इज हैविंग डिफरेंट शेप सेल्स, अलग अलग शेप की सेल्स प्रेजेंट है जिनको अमीबॉइड सेल्स बोलते हैं, एंड ये सेल्स इसकी खुद की नहीं है, आसपास वाली लेयर से ये सेल आ जाती है। दीज अमीबॉइड सेल्स हैव एन एग्जाम्पल आर्कियोसाइट्स, एंड दीज आर्कियोसाइट्स आर टोटिपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट सेल्स वो होती हैं विच आर हैविंग कैपेसिटी टू जनरेट फुल ऑर्गेनिज्म, जिसके पास कैपेसिटी होती है पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाने की, वो होती है टोटिपोटेंट सेल। इनके बारे में हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में। देन दिस लेयर ऑल्सो हैविंग स्पिक्यूल्स, इसके पास स्पिक्यूल्स होते हैं। नाउ व्हाट आर स्पिक्यूल्स, दीज आर स्पिक्यूल्स। एक्चुअली स्पिक्यूल्स किस चीज में हेल्प करते हैं, अब ये जो ये सिसाइल है, ये जो पोरीफेरा है सिसाइल है, फिक्स होता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ, तो इसको कौन फिक्स बनाता है कि ये स्ट्रेट खड़ा रहे, ये पोरीफेरा स्ट्रेट खड़ा रहे, स्पंजी स्ट्रेट खड़े रहे, इसको कौन बनाता है, स्पिक्यूल्स। दे हेल्प स्पंज टू स्टैंड स्ट्रेट, उसको सीधा खड़े रखने में ये हेल्प करता है। ठीक है, एंड स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ईदर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट, these are made up of either silica और कैल्शियम कार्बोनेट। I hope it is clear. Next thing is, इसी लेयर के अंदर स्पंजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। These स्पंजिन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, these स्पंजिन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो मैं इसको रफ कर देती हूँ, दिस डायग्राम इज नॉट ऑफ यूज नाउ। These spicules plus these spongin fibers, spicules plus spongin fibers make endoskeleton, they make
एंडोस्केलेटन ऑफ पोरिफेरा। इनमें आउटर स्केलेटन नहीं है, एक्सोस्केलेटन नहीं है। एंडोस्केलेटन कौन बनाता है? स्पिक्यूल्स जो सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, और स्पंजिन फाइबर जो प्रोटीन के बने हैं। और ये सब चीजें कहाँ प्रेजेंट है? मेसोहाइल के अंदर। मेसोहाइल कंटेन स्पिक्यूल्स, दिस ऑल्सो कंटेन स्पंजिन फाइबर, इट ऑल्सो कंटेन अमीबॉइड सेल्स। I hope mesohyl is completed and it is clear. Then innermost layer this is made up of coenocytes. ये किसकी बनी है? coenocytes की. Now what are coenocytes? अभी मैं इसको explain करती हूँ. You can take screenshot up to here. Done? Now innermost layer को मैं बताती हूँ coenocytes क्या हैं and what they do. See, these coenocytes, I'll draw detailed structure of coenocytes. Actually, this is 3D structure, na? See, ये cell है, तो obviously it is having nucleus. This is flagella. And these are known as microvilli. And in microvilli के ही बीच बीच में कहीं कहीं like this mucus is present. This green color is mucus. Now see, these coenocytes are present in innermost layer of these sponges. पोरिफेरा की innermost layer में present होते हैं कौन? coenocytes. इनका नाम क्या है? coenocyte. Okay, and these are lined to स्पंजोसील. ये स्पंजोसील को लाइन करती हैं, स्पंजोसील को लाइन करती है. ये देखो, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, दे आर हैविंग न्यूक्लियस. सी स्पेलिंग ऑफ न्यूक्लियस मैंने क्या लिखी है स्पेलिंग, ठीक है. दे आर हैविंग फ्लैजिला. फ्लैजिला किस चीज में हेल्प करता है? बीटिंग में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता है. इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, माइक्रोविलाई. यू ऑल नो माइक्रोविलाई आर साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शंस. दीज आर साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन. एंड इन विच थिंग दे हेल्प? दे हेल्प इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट थिंग इज म्यूकस. यू नो वेन एवर वाटर कम, वाटर आता है और वाटर के साथ साथ कुछ फूड भी आता है. सो दीज कोएनोसाइट्स आर हैविंग म्यूकस एंड दिस म्यूकस ट्रैप फूड. ये फूड को ट्रैप कर लेता है एंड देन सेंड दिस फूड इनसाइड दिस कोएनोसाइट. ये कोएनोसाइट के अंदर फूड को सेंड कर देता है एंड देन डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड कोएनोसाइट्स. नाउ लिसन अगेन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू. This is the structure of coenocytes. They make the inner lining or inner layer of the porifera or sponges, and coenocyte is having these microvilli. Cytoplasm की projection है, they help in increasing the surface area. They are having flagella which help in movement of water inside them. इसके अंदर पानी जाता है, पानी के साथ साथ कुछ फूड भी आता है. ये म्यूकस उस फूड को यहाँ ट्रैप कर लेता है और फिर उस फूड को अंदर सेंड कर देता है. यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड होता है इनसाइड दी सेल. तो डाइजेशन कैसा हो जाएगा पोरिफेरा के अंदर? डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इनसाइड सेल्स. हमारी बॉडी में नहीं होता है ऐसा. हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है, ह्यूमन की बॉडी में सेल के बाहर होता है. बट इन पोरिफेरा डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर. एंड दिस होल पार्ट, ये जो अपर जो पार्ट है, इस अपर पार्ट को बोला जाता है कॉलर. क्या बोलते हैं? कॉलर. So coenocytes are also known as collar cells. These are also known as collar cells because they carry collar. यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, they are also known as collar cell. I hope it is clear. Innermost layer भी clear है, coenocytes का structure भी clear है. Coenocyte is very important for your NEET purpose as well as your board exam. So you have to learn it properly. You can take screenshot. So next we will do now canal system. Now we will do canal system. I hope तुमने screenshot ले लिया है. कैनाल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पोरिफेरा से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो कोएनोसाइट्स पे पूछा जाता है या फिर कैनाल सिस्टम पे.
So canal system in case of porifera. What is canal system? It is the system that transport water, ऐसे लिखो, that system through which water enters and exit from sponge body, ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू पानी स्पंज की बॉडी में जाता है और बाहर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली दिस कैनाल सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स। इट इज ऑफ 3 टाइप। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं? एस्कन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकन टाइप। 3 type of canal system are present in case of porifera. Ascan type is the simplest canal system. It is the simplest canal system and Lucan type is the complex canal system, most complex. ठीक है, अभी कैनाल सिस्टम क्या है? मैंने बनाया था ना डायग्राम कि ये देखो, जैसे कोई स्पंज है, इसके स्पंज की बॉडी में ये पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करता है, स्पंजोसील में जाता है और फिर स्पंजोसील से ऑस्कुलम। सी, पहले वाटर कहाँ पे जाएगा? ओस्टिया में। ओस्टिया से एंटर करेगा, किस में जाएगा? स्पंजोसील के अंदर। एंड देन थ्रू स्पंजोसील वाटर गोज आउट बाय द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम। ठीक है, तो इस वाटर कैनाल सिस्टम ने कहाँ कहाँ रोल प्ले किया, कहाँ कहाँ इसका फंक्शन रहा, अब उसकी बात करते हैं। फंक्शन, इस कैनाल सिस्टम के क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ इसने रोल प्ले किया है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये तो है ही, चलो वाटर ट्रांसपोर्ट। सेकंड फंक्शन क्या? ट्रैप फूड। आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे वाटर एंटर करता है साथ साथ फूड भी जाता है और वो म्यूकस क्या करता है? फूड को ट्रैप कर लेता है और फिर कोएनोसाइट के अंदर सेंड कर देता है जहां पर उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, थर्ड थिंग, रेस्पिरेशन। गैसेस एक्सचेंज में भी ये हेल्प करता है, बिकॉज वाटर एंटर करेगा तो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन भी आएगी बॉडी में और बॉडी में डिजोल्व ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्व कर लिया जाएगा स्पंज की बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ऑस्कुलम के थ्रू, वाटर के थ्रू आउट कर दिया जाएगा। तो रेस्पिरेशन में भी इसका रोल प्ले हुआ। फोर्थ, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। कौन सा वेस्ट रिमूव करते हैं पोरिफेरा? अमोनिया वेस्ट। यू ऑल नो कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अमोनिया वेस्ट सिक्रेट करते हैं क्योंकि उनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर होता है। तो दीज आर अमोनोटैलिक, पोरिफेरा आर अमोनोटैलिक। ठीक है, नेक्स्ट दे रोल प्ले इन रिप्रोडक्शन ऑल्सो। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है पोरिफेरा में और वाटर कैनाल सिस्टम का क्या रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट या जो भी तुम नोट डाउन करते हो, नोट्स बनाते हो, वो you can do. Then we'll do next and last topic of porifera is reproduction. So after canal system, last thing जो बची है पोरिफेरा के बारे में हमने जाननी है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। In phylum porifera, both type of reproduction take place. Both type means asexual and sexual. Asexual reproduction takes place by the help of fragmentation. फ्रेगमेंटेशन से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी स्पंज को लगता है कि तू बूढ़ा हो रहा है और तेरा मरने का टाइम आ रहा है, तू मैच्योर हो चुका है, तो वो अपने फ्रेगमेंट्स बना लेता है। या गलती से हम उसकी फ्रेगमेंट्स बना देते हैं। हम जाते हैं, हमें रास्ते में कुछ भी दिखा, हम ऐसे मारते वारते हैं ना, सी में जाएं चाहे फ्रेश वाटर में, हमें नहीं मतलब किसी एनिमल को क्या हो रहा है ना, तो हम उसको किसी वजह से फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो बहुत सारे पोरिफेरा बन जाते हैं, स्पंज बन जाते हैं। सेकेंड, आर्कियोसाइट्स। हमने आर्कियोसाइट्स की बात की थी थोड़ी देर पहले। कहाँ पर प्रेजेंट थी ये सेल्स?
These cells were amoeboid cell present in mesohyl and these cells are totipotent. क्या होता है, आर्क्योसाइट, जैसे कोई आर्क्योसाइट्स है, इसके चारों तरफ स्पिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, स्पिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं एंड ये बन जाता है जेम्यूल्स. इनको क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स. तब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है मरीन वाटर में या फ्रेश वाटर के अंदर, तो सारे के सारे पोरिफेरा कैसे कि एनिमल डाई होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं. तो ये जेम्यूल्स जो होते हैं ये जिंदा रह जाते हैं उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये नया स्पंज बना लेते हैं. ठीक है, तो दीज आर नोन एज जेम्यूल्स, कि जो आर्क्योसाइट्स के चारों तरफ स्पिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं, दे मेक ग्रुप एंड स्पिक्यूल्स अरेंज आउटसाइड देम एंड देन दे मेक जेम्यूल्स. इससे फिर नया पोरिफेरा, नया स्पंज जनरेट हो जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Do you know sponges are hermaphrodite? These are hermaphrodite. Hermaphrodite means which condition? Which condition? Bisexual. Bisexual means both sex are present in one individual. See, ये कोई स्पंज है, इसी के अंदर मेल गैमेट है और इसमें फीमेल गैमेट भी है. फीमेल गैमेट भी इसी के अंदर बन रहा है और मेल गैमेट भी इसी में बन रहा है. ये कंडीशन है हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, बाइसेक्सुअल कंडीशन. ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरा स्पंज है, एक स्पंज और है हमारे पास. इट इज ऑल्सो हैविंग मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. नाउ यू विल से कि मैम इसके पास मेल गैमेट भी है फीमेल गैमेट भी है, तो ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, नया बेबी बन जाएगा. बट इट इज़ नॉट देयर. नेचर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती है. नेचर ऑल्सो वॉन्ट कि अलग अलग इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन हो ताकि वेरिएशन आए और वो बेटर सर्वाइव कर पाए एनवायरमेंट में. तो क्या होता है, दिस मेल गैमेट गो टू स्पंज 2. ये स्पंज 1 है एंड दिस इज स्पंज 2. दिस मेल गैमेट गो टू स्पंज 2, ये यहाँ पर आ जाता है. नाउ दिस मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट एंड मेक जाइगोट. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कि एक स्पंज से दूसरे स्पंज के अंदर हो रहा है ये. दिस इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है अगर, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. जैसे ह्यूमन में फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, और अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. लाइक इन केस ऑफ फ्रॉग्स, एम्फीबिया में ऐसा होता है कि फ्रॉग अपने मेल गैमेट लेकर देते हैं वाटर के अंदर और वहीं पे वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करते हैं आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, समझ आया कि नहीं. अच्छा, जो ये मेल गैमेट जा रहा है दूसरे स्पंज के पास, ये कैसे जाता है, इट गो विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम. जैसे जैसे वाटर आउट जाएगा स्पंज की बॉडी से, मेल गैमेट भी चला जाता है. तो इस तरीके से वाटर कैनाल सिस्टम रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है. क्लियर. नेक्स्ट थिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इज दैट देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज indirect development in case of sponges. Now what is indirect development? Indirect development means larva stage is present. Larva stage is present. एक होते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. ऐसा तो नहीं है ना कि ह्यूमन फीमेल पहले किसी लार्वा जैसा एनिमल बनाती है और फिर उससे नया ह्यूमन बेबी बन जाता है. इट इज नॉट देयर, डायरेक्ट बेबी बनता है. बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, पहले लार्वा बनता है उसके बाद अडल्ट बनता है. ठीक है, तो लार्वा स्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. अब जो ये लार्वा है ये दो तरह का लार्वा है. एक है पेरेनकाइमुला और दूसरा है एम्फीब्लास्टुला. पेरेनकाइमुला एंड एम्फीब्लास्टुला, both larvae are present in case of porifera. These both are free swimming, but parenchyma is solid and amphiblastula is hollow. ये डिफरेंस है इनमें, अदरवाइज both are free swimming. Now you say मैम porifera sessile, तो लार्वा कैसे फ्री स्विमिंग है, वो कैसे मूव कर रहा है,
दिस इज देयर। लार्वा जो स्टेज है वो फ्री स्विमिंग है, वो मूव कर सकता है इन वाटर में, ठीक है, बट जो अडल्ट पोरिफेरा, अडल्ट स्पंजेस है वो मूव नहीं कर सकते, दीज आर सिसाइल, ठीक है, समझ आया कि नहीं। नाउ लास्ट थिंग इज लेफ्ट अबाउट पोरिफेरा, दैट इज एग्जाम्पल। कहाँ लिखूं? स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। डन। तो अब हम लिखते हैं पोरिफेरा जो फाइलम है उसमें एग्जाम्पल। एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, वही एग्जाम्पल हमें लर्न करने हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइकन, ऑल्सो नोन एज स्काइफा। सेकेंड इज स्पंजिला, एनसीईआरटी ने इसे लिखा है फ्रेश वाटर स्पंज, ये फ्रेश वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर स्पंज। एंड थर्ड इज यूस्पंजिया, it is known as bath sponge or also known as marine sponge. Why it is known as bath sponge? Because यूस्पंजिया को पुराने टाइम पे स्पंज के तौर पे, साबुन के तौर पे यूज किया जाता था, स्पंज के तौर पे यूज किया जाता था मेनली, इसलिए इसको बाथ स्पंज बोला जाता है। एंड मरीन में मिलता है तो मरीन स्पंज मिलता है, मरीन वाटर में मिलता है। आई होप इट इज क्लियर। सो पोरिफेरा फाइलम के अंदर मुझे नहीं लगता है कुछ बचा है। You can make notes, prepare notes with the help of NCERT as well as this video. It will be very helpful to you. And if you have any doubt, then you please leave it in comment section. I hope today's content is very clear to you. And in our next class, we'll discuss about next phylum, that is Cnidaria. We'll try to do Ctenophora also, बहुत छोटा सा phylum है, but हमारा next phylum next video में रहेगा Cnidaria. Until then, you prepare notes with the help of this video and NCERT. And if you really like my video, then please press like button. And for further upcoming videos, please subscribe my channel also. Thank you everybody.